हेलो। हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। इसमें क्या समझ में नहीं आया तुम लोगों को, मुझे ये बताओ। यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे? जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने लगे तो मिनिमम, कम से कम उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मिनिमम एनर्जी उसके पास कितनी होनी चाहिए सो दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट ना? इतनी एनर्जी रहेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल स्टार्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये आपको पता करना था। तो it could have simply been something like this. 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joule is equal to 6.64 into 10 to the power minus 34 into न्यू। न्यू को सॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस। ठीक है, इसके ऊपर वाले सारे फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता हो जाएगा। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 200 nanometer strikes the surface of platinum, what will be the kinetic energy maximum and V maximum of emitted electron? So यहाँ पर अगेन के ई मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, और के ई मैक्स से हमको वी मैक्स फाइंड करना है। लैम्डा दिया हुआ है 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर दिया हुआ है तो एंड 5 यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी? तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया था, 1245 डिवाइडेड बाय नैनोमीटर, राइट? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो दिस विल सिंपली बिकम 6.225 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.225 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आवर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी आ गया तो फिर हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या होगा? हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.225 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और मास से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सो दिस विल बिकम 2 इंटू 1.225 1.6 10 to the power minus 19 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31। यही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन केजी। ऐसा डिस्कस किया था मैंने पहले, बताया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की नहीं बताया था? हाँ सर। ठीक है, सो इसको रख के एंड वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। दिस विल बी वी मैक्स स्क्वायर and V max is equal to 2.45 into 1.6 into 10 to the power minus 9। तो ये माइनस 19 इनको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम -12 +12। ठीक है, -31 ऊपर गया तो ये +12 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 9.1।
इसका रूट ले लेंगे, सो ये 10⁶ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, एंड ये रूट अंडर 2.45 इंटू 1.6। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आता है, डिनोमिनेटर 9 का 3 हो जाएगा, और ये जो है रफली हमारा 24/25 इंटू 4 2, आई थिंक इट शुड बी समवेयर क्लोज टू 2/3। ठीक है, कुछ इसी रेंज में रहना चाहिए, इंटू 10⁻⁻6, सॉरी 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल वैल्यू होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं, आवाज आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं आया बच्चा, ये आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। आई डोंट नो मेरी आवाज कैसी आ रही है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या, इज इट ओके या फिर ये भी मेरा भी कट रहा है? से क्लियर है आपका। ओके, और दीप या दानिश, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा मैं नहीं सुन पाया, मुझे फिर से एक बार पूछ लो ना प्लीज। ठीक है, एंड देन इधर से भी if energy of incidental radiation in part B is doubled, what would be its new wavelength? ठीक है, इस रेडिएशन की एनर्जी को अगर हमने डबल किया तो इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, नया वेवलेंथ क्या होगा, दैट इज व्हाट बीइंग asked। Energy of radiation is directly proportional to nu and inversely proportional to lambda। ठीक है, एनर्जी को डबल करना है तो वेवलेंथ को क्या करना होगा, हम लोगों को आधा करना होगा। वेवलेंथ को आधा करेंगे तभी हमारी फ्रीक्वेंसी डबल होगी, और फ्रीक्वेंसी डबल होगी तभी हमारी एनर्जी डबल होगी, राइट ना? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी को डबल करना है तो फ्रीक्वेंसी को डबल करना होगा, जिसके लिए लैम्डा को आधा करना होगा। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होना चाहिए हमारा, इट शुड बी 100 नैनोमीटर एनएम। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब डी वाले पार्ट में पूछा जा रहा है कि अगर इतना लैम्डा वाला रेडिएशन हम इंसिडेंट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के ई मैक्स विल बी इक्वल टू, और इसको के ई मैक्स 2 बोलते हैं हम लोग, इसको के ई मैक्स 1 बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हाँ 1 बोल लेते हैं, 1 बोल लेते हैं, या फिर पार्ट बी में कैलकुलेट कर रहे हैं तो के ई मैक्स बी बोल लेते हैं, और ये के ई मैक्स ई हो डी हो जाएगा। ठीक है, लेट अस कॉल इट के ई मैक्स बी एंड दिस विल बिकम के ई मैक्स डी। के ई मैक्स डी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1245/100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 12.45 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 7.45। ठीक है ना, it will be 7.45 electron volt। Now
ई वाले पार्ट में ये बोला जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ये वाला एंड ये वाला वैल्यू, आर दे ट्वाइस ऑफ ईच अदर, क्योंकि एनर्जी को डबल किया है तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गया, या डबल से ज्यादा हो गया, या डबल से कम हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि डी वाला काइनेटिक एनर्जी जो है वो डी वाले काइनेटिक एनर्जी के हाफ से छोटा है। यानी काइनेटिक एनर्जी जो हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, रेडिएशन की एनर्जी को डबल करने पे डबल से ज्यादा चेंज हो जा रहा है, मोर देन डबल। So that is the relationship between Ke max D and Ke max B. Am I making sense? Hello, hello. Yes, sir. I said, am I? So you guys understood this? ठीक है, फिर मैं अब आगे का पढ़ाता हूँ। एंड आप लोग आपके पास दो सोर्सेज हैं। एक तो वो पीडीएफ बुक भेजा था मैंने आप लोगों को जिसमें क्वेश्चंस थे। आप लोगों को ध्यान होगा अगर तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, बट उसको बाद में सॉल्व करना, पहले ये अवस्थी के क्वेश्चन सॉल्व करो। और मैं एक पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, एक्चुअली एक पीडीएफ नहीं, दो पीडीएफ भेजूंगा, उसमें क्वेश्चन रहेंगे, उनको सॉल्व करना चालू करिए। मेकिंग सेंस? Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्विंग अब चालू करें आप लोग, और इट्स रिक्वायर्ड नाउ। आप लोग करोगे, जो डाउट्स होंगे फिर उनको हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, नाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के बाद the next thing in line is directly the Bohr's model. Like ये photoelectric effect actually lays the foundation of, or it actually relates, gives the experimental proof of Planck's quantization, और उसी के लिए हमको चाहिए होता है। और now it's time to take a look at Bohr's model or Bohr's theory. Uh, Bohr's atomic theory. बोर्स एटॉमिक थ्योरी के लिए रदरफोर्ड में जो इन्होंने प्रॉब्लम ढूंढा था रदरफोर्ड मॉडल में, उसको मॉडिफाई करने का सोचा इन्होंने, एंड ही मॉडिफाइड इट थ्रू अज्यूमिंग सर्टेन थिंग्स। ठीक है, वो assumptions are known as Bohr's postulates. Postulates are something which are assumed beyond doubt. मतलब उनको बस हम मान लेते हैं कि होता है, और they are kind of axiom. We assume them to be self-proved axioms. अरे नहीं, 11:15 से नहीं होगा यार, ठहर जाओ, मैं उनको कॉल करता हूँ। उनको मैसेज तो डाल रखा था मैंने, बट अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। सर 11 बजे से मेरा कॉलेज भी है।
अरे हाँ बच्चा, 11 बजे से नहीं रख सकते, 11 बजे से नहीं रखना है। अगर 11 बजे होगा तो फिर I'll ask him to take it in evening. रुक जाओ 1 मिनट दो, रिकॉर्डिंग। कहीं पर अगर क्लासिकल वर्ड आया किसी चीज के प्रीफिक्स में, दैट सिंपली मींस इट इज गाइडेड बाय ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स। ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब पहले जो चीजें प्रिवेलिंग थी और उसके अकॉर्डिंग गाइडेड। ठीक है, अब हमारे लिए बोर्स मॉडल में बोर्स मॉडल अगर क्लासिकल मॉडल है तो यहाँ पर क्या ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है? द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होता है इसको हम लोग ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि ये motion which is guided by Newtonian mechanics, that is F is equal to mass into acceleration, ठीक है, that forms the part of classical physics or classical mechanics। ठीक है, so अप टू बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल के बाद भी एक छोटा सा मॉडल इसमें सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन आता है। सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन तक जो है दैट इज पार्ट ऑफ क्लासिकल मॉडल, जिसमें एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन्स को एज अ पार्टिकल ट्रीट करके सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और इस मॉडल के बाद जो हम नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करेंगे, सोमरफेल्ड वाला तो 2 लाइन की मॉडिफिकेशन है, वो मैं बता दूंगा। इसके बाद जो मॉडल ये डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी श्रोडिंजर्स मॉडल। श्रोडिंजर्स और वेव मॉडल। ठीक है, एंड दिस वेव मॉडल इज समथिंग जहां पर वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट न्यूटोनियन मैकेनिक्स, वी आर कंप्लीटली शिफ्टिंग इनटू अनदर डोमेन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, एंड this one is called, I mean, the Schrodinger's one is called quantum model, or yeah, it is called quantum model only. Wave model या फिर quantum model। ठीक है, so from classical we will shift on to quantum और wave model। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्लासिकल मॉडल या इस थियोरी तक को हम लोग क्लासिकल मॉडल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर following or they are based on the concepts of Newtonian mechanics। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? यानी थॉमसन वगैरह और रदरफोर्ड के भी मॉडल क्या थे? क्लासिकल मॉडल ही थे। okay.
तो बेसिकली पॉस्टुलेट्स आइडियली चीज ये हो गई कि अगर हमारा अब ये आगे जो थियरी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट थियरी विल बी वैलिड ओनली व्हेन दिस postulates आर assumed टू बी ट्रू। अगर हम इन postulates को किसी भी तरीके से डिसअप्रूव कर लें या फिर किसी भी तरीके से हमको ये पता चल जाए कि नहीं, इनके जो ये assumptions हैं, these assumptions are not right, then the theory will collapse। ठीक है, theory will have no real significance। अगर postulate को हमने assume ये सॉरी assume नहीं, अगर हमने postulates को prove कर लिया कि ये नहीं सही है, तो फिर हमारा theory automatically crumble कर जाता है। तो एंड वो थियरी तभी वैलिड है जब ये postulates को हम assume करते हैं कि सही है। ठीक है, so that is the significance of these postulates, and these postulates are मतलब following are the postulates। इसमें postulates के अंदर में पहला पॉइंट जो वो डिस्कस करते हैं, postulates of the Bohr's theory। नंबर 1 is, देखो बोर्स सॉरी रदरफोर्ड की थियरी जो थी वो फेल क्यों की थी? क्योंकि एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स विल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस will automatically radiate, will automatically start radiating energy। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मैक्सवेल्स के इक्वेशन के थ्रू हम लोग ये चीज प्रेडिक्ट कर रहे थे। यही था ना पॉइंट। बोर्स ने उसी को बेसिस लेकर के उसको काउंटर किया था। ठीक है, तो इसने अपने मॉडल में क्या किया कि he said कि एटम्स के अंदर में एक स्पेशल रीजन होते हैं, एक नहीं कई एक सारे स्पेशल रीजंस होते हैं जिसके अंदर मैक्सवेल्स थ्योरी जो होगी ना वो वैलिड नहीं होती है। अब ये वैलिड क्यों नहीं होती है, इसके लिए इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। he just assumed कि एटम्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होते हैं और वो स्पेसिफिक पोजीशंस जो होते हैं उन स्पेसिफिक पोजीशंस पर हमारा ये मैक्सवेल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो है दैट इज नॉट वैलिड। ठीक है, और उस चीज को या उस रीजन को उसने या he called those reasons as orbits। ऑर्बिट्स जो हैं वो एक सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है, ईएमआई प्रिंसिपल, दैट विल नॉट वर्क और बिकम्स इनवैलिडेटेड। और उसके पीछे कुछ लॉजिक उसने नहीं दिया, उसने बस ये अज्यूम किया कि यहाँ पर इस दुनिया में, क्योंकि ये बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक दुनिया है, तो माइक्रोस्कोपिक दुनिया में मैक्रोस्कोपिक के जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब बड़े पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होने वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो एज इट इज काम नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ तो मॉडिफिकेशन होता होगा। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ही डिडंट बॉदर टू एक्सप्लेन दैट, और इसीलिए उसने उसको एज अ पोस्टुलेट अज्यूम कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो अभी इसका जो ऑर्बिट है, जितने भी ऑर्बिट्स होंगे, दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड रीजंस। बात समझ में आ रही है? ये जो ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दिस इज अ प्रोटेक्टेड रीजन। प्रोटेक्टेड क्यों है? क्योंकि जब तक वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है वो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी जो है उससे सील्डेड है, राइट? उससे क्या है? सेव्ड है। गेटिंग द पॉइंट? एंड देयरफॉर इन ऑर्बिट्स के लिए वी आल्सो यूज वर्ड लाइक सेल। आपने सुना होगा सेल वर्ड ऑर्बिट्स के लिए।
ध्यान है आपको, आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो वो सेल एक्चुअली इसको दो रीजन से बोलते हैं, दो रीजन नहीं, यही रीजन होता है, एक ही रीजन होता है, ठीक है। वैसे तो ये ऑर्बिट जो होता है ये सर्कुलर ऑर्बिट होता है, इट इज नॉट स्फेरिकल, तो इसलिए इसको सेल बोलने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसको सेल जो बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं, सेल का काम क्या होता है, प्रोटेक्टिंग कवर क्रिएट करता है। तो ये ऑर्बिट वाला जो स्पेस है, दिस ऑर्बिट स्पेस इज क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिंग कवर फॉर इलेक्ट्रॉन, not to lose energy. Is it okay? Yes. Okay. So first postulate is अच्छा, बोर्स मॉडल के जो ऑर्बिट हैं दे आर सर्कुलर इन नेचर, टू डायमेंशनल ऑर्बिट है। सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, टू डायमेंशनल ऑर्बिट, राइट, 2D ऑर्बिट है, इट्स नॉट 3D ऑर्बिट। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? तो दिस स्पेस इस जो बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली सर्कुलर इन नेचर एंड इट इज ओनली टू डायमेंशनल। नहीं, ऑर्बिट नंबर को बेसिकली हम लोग स्मॉल एन से भी डिनोट करते हैं, और उसका नाम होता है के ऑर्बिट। दो जो होता है, वन नंबर जो है के ऑर्बिट, दो नंबर को एल ऑर्बिट,
KLMNOP and all. And so on so forth. ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट कौन होगा, एक न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट सबसे कौन होगा, एक नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इज इट ओके? Yes. Sir. नोट कर लिया? एक सेकंड। Done. हेलो, है। हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सो। और these orbits are also known as Bohr's orbit and these are shielded or safeguarded region inside the atom or bracket में where Maxwell's EMI law does not apply। ठीक है, और सी ये एक सर्कुलर रीजन है ना, तो सर्कुलर रीजन है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट इधर से अगर देखेंगे तो इस रीजन के आगे और पीछे वाला रीजन जो है, ठीक है, मतलब ये पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, let us talk about these specific portions।
ये जो पोर्शन है जिसको कि मैं कलर मार्क कर रहा हूँ, इस रीजन में और इस रीजन में हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, ऐसा उन्होंने माना है अपने मॉडल में। इट इज ओनली इनवैलिड फॉर दिस ब्लू मार्क्ड, ये जो सर्कल है ना, बस इस रीजन के लिए, इस ब्लू मार्क्ड रीजन पे जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक वो मैक्सवेल्स वाले लॉ से प्रोटेक्टेड है। द मोमेंट इट कम्स आउट ऑफ इट और इट गोज, आई मीन इट इज मूविंग नॉट इन दिस रीजन, ये वाले रीजन में ना मूव करके, इस वाले पे ना मूव करके, वो इसमें या इस रीजन में अगर मूव करने लगेगा तो उस पे मैक्सवेल्स लॉ अप्लाइड होगा, ठीक है। बट ओनली दिस रीजन इज प्रोटेक्टेड, दिस ये वाला जो रीजन है ना, जिसको हमने ब्लू रंग से ड्रॉ, जिसको कि हम ऑर्बिट बोल रहे हैं, सिर्फ वही वाला रीजन जो है दैट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैक्सवेल्स लॉ। बात समझ में आ रही है? Therefore, electrons can keep moving in these shielded or safe guarded circular orbits or cells without losing any energy forever, ठीक है। Thus, an electron moving slash orbiting in a particular orbit will have fixed con electron moving or orbiting in a particular orbit will have fixed energy, ठीक है। Therefore, therefore these orbits are also known as stationary
stationary orbit. ठीक है, स्टेशनरी क्यों? क्योंकि जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक उसकी एनर्जी सेम रहेगी. ठीक है, it is only when it is going to move, the electron is going to move from one stationary orbit to another stationary orbit, only then the energy is either lost or gained. ठीक है, so third point में the energy of electron changes if it jumps from अरे यार एक सेकंड. ठीक है, मैं और भी कुछ चीज बताता हूँ. हाँ, इफ इट जम्प्स नीचे में लिखता हूँ इसके बाद. if it jumps from one stationary orbit to another stationary orbit. ठीक है, एंड इसमें भी ऐसा होता है कि व्हेन वी आर जंपिंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू, ये अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट में हम आएंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है. बढ़ती है तो हम लोग को क्या करना होगा? बाहर से एनर्जी लेना होगा. इलेक्ट्रॉन अगर अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो हमको बाहर से एटम को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी एनर्जी कम होती है, यहाँ पर उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाती है एनर्जी. तो बढ़ाने के लिए एनर्जी उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, और यहाँ बाहर वाले ऑर्बिट से जब वो अंदर वाले ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है या एनर्जी इमिट करता है. और ये एनर्जी किस फॉर्म में इमिट करेगा? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करेगा. राइट, सो व्हेनेवर हायर ऑर्बिट नंबर से लोअर ऑर्बिट नंबर पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, दैट विल बी एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है, और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पर मूवमेंट हुआ तो दैट हैज टू बी अकम्पेन्ड बाय सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, तो एक्सटर्नली असिस्टेड होगा लोअर ऑर्बिट नंबर से हायर ऑर्बिट नंबर पर मूवमेंट, और हायर से लोअर पर मूवमेंट जो होगा दैट विल बी सेल्फ हैपनिंग प्रोसेस एंड इट विल बी अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. बात समझ में आ रही है? हेलो.